Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज हिंदी पेडागोजी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा चेंज है इस बार के पैटर्न में, मतलब इस बार के क्या, जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है यानी लास्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम, इन्होंने ये तो नहीं कहूंगी मैं कि मुश्किल कर दिया है। टॉपिक्स वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, बट कंफ्यूजिंग कर दिया है चीज़ों को। उसमें रीज़न ये है कि एज इट इज़ हिंदी के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, वो ट्रांसलेशन वाली चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। पहले हिंदी क्वेश्चंस मुझे लगता है डिफरेंटली बनाए जाते थे प्रॉपर, बट अभी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा करके, इवन जब मैं आंसर की भी देख रही थी एक बार ऑफिशियल, तो उसमें भी कुछ कुछ गड़बड़ियाँ जो बिल्कुल निश्चित रूप से हमें पता है कि टॉपिक ये होता है, इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए। पूरा वो टेक्निकल भी 2-3 क्वेश्चन में, इवन 4 क्वेश्चन में भी 15 में से दिक्कत थी। तो हम वेट करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की एक बार सीटेट अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दे, क्योंकि क्या पता रिवाइज हुई हो वो आंसर की, क्योंकि हमारे पास वो हैं जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है ना, या भेजा है। तो आंसर की तो वो भी ऑफिशियल है, बट रिवाइज अगर आंसर की हुई होगी तो एक बार सीटेट उसको डाल दे वेबसाइट पे। हालांकि ऐसा होता है कि कई बार 1-2 क्वेश्चंस में दिक्कत ऑफिशियल में भी हो सकती है, लेकिन हम सही जो चीज़ है उसी को पढ़ेंगे, ताकि आगे जो है जब भी करेक्शन हो तो वो टॉपिक आपका एटलीस्ट ठीक है, तो कल को आप उस चीज़ को क्वेश्चन मार्क भी उस पर उठा सकते हैं या उस पर आप डाउट भी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रखने की कोशिश है, बट इस वीक मतलब क्लास नहीं हुई है, संडे वार्ता भी नहीं हुई है। नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे खैर सैटरडे संडे ऑफ रखें, मंडे टू फ्राइडे करें। और शाम वाली जो 7 बजे वाली क्लास है वो भी आपकी करियर विल पे हम कल मिलेंगे। आज कुछ टेक्निकल इशू था, चल नहीं पा रही थी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी है क्या, है ना। ये पीडीएफ पेंडिंग है, आई नो, मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ों में व्यस्त होने के कारण ये वाला काम आपका पेंडिंग चल रहा है, बट हो जाएगा इवेंचुअली, एक साथ सारी पीडीएफ फिर मिल जाएंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीट प्लस भी हो, केवीएस तो अभी नहीं है, डीट प्लस भी हो, इसके अलावा आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, इन सब के बैचेस आई थिंक चल रहे हैं, क्योंकि जिनको आगे तैयारी करनी है, हालांकि सुपर टेट यूपी टेट का नोटिफिकेशन अभी नहीं है, बट स्टिल, और सी टेट, ये सारे कुछ बैचेस हैं 4-5, बिहार 7th फेज जो करियर विल ऐप पर लाइव हैं, अभी आप एनरोल कर सकते हैं। एडमिशंस बेसिकली ओपन हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 15 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी में आते हैं। 30 क्वेश्चंस की हिंदी का जो सब्जेक्ट है आपका सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में होता है, और जिसमें से 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। निश्चित रूप से 2 पैराग्राफ होते हैं, एक 9 नंबर का, दूसरा 6 नंबर का, या फिर 8 और 7 नंबर का, क्योंकि 15 नंबर का पैराग्राफ दोनों और बाकी के 15 नंबर में पेडागोजी। तो हम पेडागोजी डिस्कस करेंगे। लिमिटेड 7-8 टॉपिक हैं पेडागोजी में, ज्यादा टॉपिक्स है नहीं। मैंने चैप्टर वाइज भी ये चीज डिस्कस कराई हुई है, अगर आप एक बार देखेंगे प्लेलिस्ट उठा करके प्रीवियस, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो वो आप कंप्लीट करके और तब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, या मैराथन देख लीजिए हिंदी की एटलीस्ट, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। हालांकि क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंटली घुमा करके पूछे हैं अभी, बट स्टिल। तो समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, समझेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस भी हम कर सकते थे, 2 सेट भी। ये है आपका 11 जनवरी का, अभी 11 जनवरी 2023 का पेपर है ना, मॉर्निंग शिफ्ट, यानी पेपर 1 कहेंगे इसको। पेपर 1 पेपर 2 फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस सेम है ना, क्वेश्चंस के टॉपिक सेम है, लेवल सेम होता है ऑलमोस्ट। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सकेंगे, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। बताइए, इसमें सब मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं, और इसका जो बोर्ड का आंसर है वो भी बड़ा एकदम सही नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि हो सकता है उसमें मिस्टेक रही हो, बट अगर हम लॉजिकली देखें तो सही नहीं है वो। तो इसमें सी 44% लोग कह रहे हैं, जो कि मैं भी सही मानती हूँ। बोर्ड ने इसको कह दिया है, जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें बी है, बट फाइनली जब वो रिवाइज होकर के वेबसाइट पे डलेगी तो हो सकता है चीजों में सुधार हो जाए, है ना। चलिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आंसर जो है बी हो जाए, किसी भी स्थिति में बी सही उत्तर नहीं हो सकता हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तो शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सकेंगे, यानी बेसिक रीडिंग स्किल्स जो है उनकी वो डेवलप हो पाएंगी। इसके लिए एक शिक्षक द्वारा क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से मदद की जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ जो है शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। जब बेसिक बुनियादी कौशल की जब हम बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी पहले वाला ऑप्शन ही लगाएं, जो कि पूरी तरह से गलत नहीं है, बट इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। बी ऑप्शन पे आते हैं, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। ये बहुत ही बेहतर तरीका नहीं माना जाता कि आप एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट दे दो बच्चों को और काम बन जाएगा, है ना। सी ऑप्शन है, वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ।
ऐसा यहाँ पे बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक रीडिंग स्किल सिखा रहे हैं हम, और पहले ही हम ये नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली पेश कर देंगे तो जिसको पहले ही पढ़ने में दिक्कत है तो और दिक्कत होने वाली है। तो बेटर ऑप्शन वैविध्य तकनीकी का प्रयोग करना ही है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो प्रिंटेड मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं, है ना। प्रिंट रिच एनवायरमेंट कहते हैं इसको, कि आपके आसपास जो है किताबों में कई बार जैसे ए फॉर एप्पल या अ से अनार है तो वो अनार बड़ा बड़ा छपा हुआ है, उस तरह से वो सारी विविधतापूर्ण तकनीकों का प्रयोग यहाँ करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय कि ए और बी के। तो हम जाएंगे यहाँ सी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। ये शब्द है, यानी कक्षा 2 की बात हो रही है। बच्चा कितने साल का होगा? 6-7 साल का, 7 साल का मानेंगे हम, ठीक, 7 ईयर्स का बच्चा है। शिक्षिका जो है मुद्रित विषय सामग्री यानी प्रिंटेड जो मटेरियल है उस पर फोकस कर रही है। उसमें जो परिचित शब्द होते हैं, यानी प्रिंटेड मटेरियल होगा, मान लीजिए उसमें कुछ शब्द लिखे होंगे, है ना। हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे हिंदी में, परिचित हैं। ये परिचित क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर रिपीट होते हैं, है ना। सकता है, चुका है, और पानी हो सकता है, या कुछ इस तरह की बेसिकली ये शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसी वजह से परिचय बच्चों का इन शब्दों से हो जाता है। इन शब्दों को इंग्लिश में भी ये टॉपिक एज इट इज मिलता है। क्या कहते हैं? साइट वर्ड्स कहते हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द कहते हैं, जिससे बेसिकली बच्चा जो जरूरी वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं जो शब्द, उनको वो जान पाए, उनसे परिचय हो पाए उसका, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है, हम इस चीज पे फोकस करते हैं, साइट वर्ड्स पे। इंग्लिश में ये होते हैं व्हाट हो गया, दीज, दैट, में, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी वही आपकी जो शब्दावली है, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम साइट वर्ड्स कहते हैं। तो कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों का जो प्रिंटेड मटेरियल है उसमें जो बार बार आने वाले शब्द हैं, उनके थ्रू बच्चों को एक बेसिक समझ उनकी बन जाए, निपुणता भरी पहचान, के वो शब्द को देखते ही पहचान जाए। जब इस तरह के शब्द आते हैं तो हम फटाक से पहचान लेते हैं। हमें शब्द पढ़ने के लिए क्या है? साइट वर्ड है, हम तुरंत से हमारी नजरों के सामने आएंगे और हम समझ जाएंगे या पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो विषय वस्तु के शब्द यानी जो कंटेंट में है वो ही शब्द होंगे, कठिन शब्द होंगे, निष्क्रिय शब्द होंगे? जी नहीं, ये सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है। निष्क्रिय तो वो होते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली ये वो वाली बात है कि नब्ज पकड़ने वाली बात है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है हमसे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी हुआ है, अदरवाइज मुश्किल नहीं है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक से अधिक भाषा का ज्ञान, यानी जब बच्चा बहुभाषिता की ओर जाएगा, यानी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, मोर देन वन लैंग्वेज, एक भाषा से ज्यादा भाषा का ज्ञान। सिलेबस सेम है, कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, ठीक है ना। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या है? भाषा कक्षा में, यानी बच्चे को हिंदी भी आती है जो उसकी मातृभाषा है, बच्चे को क्या आती है? इंग्लिश भी आती है, बच्चे को कोई और तीसरी भाषा भी आ सकती है, यानी एक से ज्यादा भाषाएं जानना क्या है? भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। तो हम कहते हैं कि जो बहुभाषिता होती है वो एक संसाधन के रूप में देखते हैं। ये आपका एक टॉपिक भी है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम सिलेबस है, ठीक। तो भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ नहीं बन सकती। एक से ज्यादा भाषाओं का जानना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, यानी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है यदि वो 2 या 2 से अधिक भाषाएं जानता हो तो बहुभाषिता जो है या एक से अधिक भाषा जानना कभी भी बोझ या बैरियर का काम नहीं कर सकता। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है, यानी जब नए कक्षा कक्ष में कोई सीख रहा होगा तो वो एक लेवल पे आ जाएंगे सारे बच्चे। या फिर नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है, यानी कि बैरियर बनेगा अगेन। तो ये तो नेगेटिव ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। सबको एक लेवल पे ले आएगा, इसकी जरूरत होती नहीं है। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान हमेशा क्या करेगा? मदद करेगा। अगर आपको एक भाषा आती है तो दूसरी भाषा सीखने में वो चीज हेल्प करती है। तो नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, एक रिसोर्स, एक संसाधन का काम करेगी। अगर आपको एक भाषा आती है, एक से अधिक भाषाएं जो हैं वो संसाधन के रूप में होती है, ना कि बाधित नहीं करती हैं वो आपके भाषा के सीखने को, या बोझ नहीं बनती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70% लोग सही उत्तर दे भी पा रहे हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो एक शिक्षिका है, कक्षा 4 की बात हो रही है। तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। तो विद्यार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद, यानी एक छोटा सा पैराग्राफ है, 7-8 लाइन का हो सकता है, 6 लाइन का हो सकता है, 5 लाइन का हो सकता है। तो एक स्मॉल पैराग्राफ है जिससे समझ बनाने को वो कह रही है कि बच्चे उस अनुच्छेद को पढ़ें और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहते हैं कि उसमें कहा क्या जा रहा है, या गलतियां हैं तो कहां हैं, या क्या बात कन्वे हो रही है।
साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती हैं। जहां जरूरत पड़ने पे बच्चों को अगर गहराई से समझने में दिक्कत हो रही है कहीं, तो उसकी हेल्प भी कर देंगे टीचर। साथ ही डैश का, तो वह डैश का अभ्यास कर रहे हैं। किस चीज का अभ्यास करा रही हैं? जब वो एक छोटा सा अनुच्छेद, एक पैराग्राफ को डीप में पढ़ने की बात कर रही हैं और उसको पढ़ के समझने की या परीक्षण करने की बात कर रही हैं, तो ये विस्तृत पठन होगा। देखिए, जब एक पैराग्राफ ही छोटा है तो विस्तृत पठन तो संभव नहीं है। विस्तृत पठन के लिए बड़ी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो विस्तृत पठन नहीं कहेंगे इसको। पहेली पठन, पहेली की कोई बात नहीं हुई है। सहयोगी पठन, ऐसा नहीं कहा गया कि ग्रुप में बैठ करके पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात होती तब समूह अधिगम या सहयोगी पठन की बात होती, कि बच्चे साथ में ग्रुप बना करके, समूह बना करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन ने लैंग्वेज का कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, क्या पूछने की कोशिश में है वो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि ये गहन पठन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गहन पठन कहलाएगा। और गहन पठन हम इसलिए कराते हैं ताकि बच्चे की समझ बेहतर हो और ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है गहन अध्ययन से। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, बच्चा खुद से पढ़ के समझने की जो प्रवृत्ति है वो उसके अंदर विकसित होगी। किससे? गहन पठन से। इन डेप्थ जब वो किसी चीज को जानने की कोशिश करेगा, प्रॉपर एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा उस चीज का, ठीक है ना। और गहन पठन जनरली हम मौन वाचन कराते हैं। इसका मौन वाचन आप समझते हैं, मन में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है ना। तो इससे स्वाध्याय की भी जो आपकी हैबिट है यानी सेल्फ स्टडी की, वो बढ़ती है। दूसरा, गहनता से आप किसी चीज को समझते हैं। वो जो छोटा सा अनुच्छेद है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको गहराई से पढ़ने की बात चल रही है और गहराई से पढ़ के समझने की बात चल रही है, ठीक। तो ये गहन पठन जो है इसका सही उत्तर होगा। विस्तृत के लिए बड़ी सामग्री का होना यहां जरूरी हो जाएगा, है ना। विस्तृत मतलब बड़ा, विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यावहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए, यानी रियल लाइफ सिचुएशन की बात हो रही है। वास्तविक एवं व्यावहारिक, बिहेवियरल एस्पेक्ट में जो रियल लाइफ से कहीं जुड़ी हुई बात का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है। यानी हम भाषा को सिखाने के लिए एक लैंग्वेज टीचर के रूप में, या फिर यहाँ पे तो अगर प्राइमरी लेवल पे देखें तो आप सब कुछ ही हैं, सारे विषय पढ़ा लेते हैं। तो भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यावहारिक स्थिति आप प्रेजेंट कर रहे हैं जहां उसको रियल लाइफ में भाषा को यूज करने का मौका मिलेगा। तो सफलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कौन सी है? संरचनात्मक, यानी स्ट्रक्चर में तोड़ दो तो इससे तो मुश्किल हो जाएंगी चीजें। स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति जिसको ऑडियो विजुअल या ऑडियो मेथड कह देते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं बेसिकली इंग्लिश में। द्विभाषी यानी दो भाषाओं का प्रयोग की बात यहां हुई नहीं है। संरचना परक पे हम क्यों जाएं जब हमारे पास वास्तविक स्थिति की बात हुई है। दैट मीन्स स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति यानी सिचुएशन बेस्ड हम सिखाएंगे बच्चे को। बच्चा गया है कहां? मार्केट में, क्या लेने? सब्जी। तो वहां पे वो भैया से बोलेगा कि भैया ये चीज दे दो, इतने में दे दो। तो वहां वो भाषा भी सीख रहा है। तो हम सिचुएशन के हिसाब से व्यावहारिक स्थितियों का प्रयोग करके सिखा रहे हैं। तो ये स्थिति परक भाषा शिक्षण हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक एवं व्यावहारिक परिस्थिति यानी रियल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है जी।